हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वो जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ स्टार्ट किया है, एक एक प्रश्न जो है दोस्तों, जितना भी मैं आप लोग के लिए ले आ रही हूँ या आगे भी ले आऊँगी, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो आप लोग कम ही देखे होंगे। परंपरागत तो क्वेश्चन आप लोग को पता होगा, बट ये मैं मिक्सचर जो ले आ रही हूँ ना इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी का, यूँ मान के चलिए बहुत ही छाँट छाँट के मैं प्रश्न ले आ रही हूँ। तो इसलिए आप लोग देखते भी होंगे, कोई प्रश्न ये देखिए, ये 90 लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि 90 जो है हम लोग जो है सॉल्व कर चुके हैं 80 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है मैंने बताया ना कि क्वेश्चन जो है छाँट छाँट के, हाँ, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे थे, पंक्तियाँ और रचनाएँ या फिर कोई भी कहानी उपन्यास हो तो उसका कथन। ठीक है, तो आप लोग नंबर पर मत जाइएगा, बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नंबर इधर उधर रहेगा। ठीक है, तो कारण बता ही दिया मैंने आप लोगों को कि क्वेश्चन जो है छाँट छाँट के हम ले आए हैं आप लोग के लिए। तो ठीक है, आप लोगों ने जो मैंने सीरीज चालू की है उसे बहुत सपोर्ट किया है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब आज का भी प्रश्न बहुत ही आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है प्रश्न है, ये जो है जो गोदान उपन्यास है दोस्तों, उसका एक कथन है। ठीक है, उसका जो है ये कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यह। हम पढ़ देते हैं एक बार। प्रश्न यह है कि 2 बार जेल हो आए थे, किसी से दबना न जानते थे, खद्दर पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। गोदान के इस कथन में किस पर व्यंग है? ठीक है, यह जो है कथन है, और गोदान के जो पात्र हैं, देखिए पात्र तो ये जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं, राय साहब, मेहता, मिर्जा साहब, खन्ना, तनखा, ठीक है, ये सब तो गोदान के पात्र हैं। अब ये जो कथन है वह किस पर व्यंग कसा गया है, यह जो है पूछा गया है इस प्रश्न में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मिस्टर खन्ना थे, उनके लिए जो है यह व्यंग्यात्मक कथन कहा गया है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गोदान, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि गोदान जो रचना है वह 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किसकी है यह उपन्यास? मुंशी प्रेमचंद्र जी का। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास में मतलब सामाजिक कुरूपता, शोषण, अत्याचार, ठीक है, कृषक जीवन के संघर्ष की कथा है इस उपन्यास में। ठीक है, तो ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। और साथ में जब ये चारों ऑप्शन पढ़िएगा तो इतना ये भी याद रखिएगा कि ये सब जो है पात्र हैं, पात्र भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न। अब उम्मीद करें दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है तैयारी करनी है। ठीक है, अब अगला क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है कि अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। अंधा युग में यह कथन किसका है? ठीक है, यह जो है दोस्तों अंधा युग जो नाटक है, ठीक है, विधा भी आप लोगों को याद रखनी है। इसके पहले जो मैंने आप लोग को कथन बताया वो जो है उपन्यास था गोदान, ये जो है कथन अंधा युग, चूँकि इसकी विधा नाटक है। ठीक है, याद रखना है आप लोग को। यह जो है नाटक पहले किसका है मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, यह नाटक है धर्मवीर भारती का है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1955। क्लियर दोस्तों? ठीक है, किसका है? धर्मवीर भारती का, प्रकाशन वर्ष 1955। ठीक है, फिर से एक बार कथन पढ़ दे रहे हैं कि अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। अंधा युग में यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों, यह कथन युयुत्सु का है। ठीक है, अब ये पात्र हैं, देखिए ये भी पात्र जितने दिए हुए हैं, गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर, कृष्ण, ये सब जो है अंधा युग जो नाटक है उसके पात्र हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की दबी सी गूंज 2-3 जगह है। कामायनी के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कामायनी एक महाकाव्य है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे तो कथन पूछना ही पूछना है, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे अब इसके जो है पात्र से संबंधित हो या प्रकाशन वर्ष या मतलब कथन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो पहला पॉइंट है दोस्तों, वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार, मतलब कि मान के चलिए बहुत बार जो है पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी हम लोग अभी अच्छे से सॉल्व करते हैं। इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है।
नंद दुलारे वाजपेयी पहला ऑप्शन है, दूसरा है रामविलास शर्मा, तीसरा है नगेंद्र, चौथा है रामचंद्र शुक्ल और है पांचवा मुक्ति बोध। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कामायनी के संबंध में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ये। फिर अगला क्या है प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। ठीक है, देखिए 5 पुस्तक दे दिया हुआ है, कौन सी नहीं है इसमें हमें देखना है। तो क्रांतिकारी कवि निराला, ठीक है, फिर अगला क्या है नई कविता और अस्तित्ववाद, फिर है क्या भाषा और समाज, फिर है परंपरा का मूल्यांकन और है अगला भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है पहला वाला जो ए ऑप्शन है क्रांतिकारी कवि निराला वो रामविलास शर्मा जी की पुस्तक नहीं है, बाकी नई कविता और अस्तित्ववाद, भाषा और समाज, परंपरा का मूल्यांकन, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास रामविलास शर्मा की जो है पुस्तक है। ठीक है, फिर अगला क्या प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख किसने लिखा है। ठीक है, क्या प्रश्न है कि भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख किसने लिखा है। ये सब दोस्तों सारे प्रश्न चुन चुन के मैं ले आई हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ना नोट करना हो क्वेश्चन तो 2-3 बार आप जो है, छोटी ही वीडियो रहती है, अगर लगा के कान में भी ईयरफोन में आराम से लगा के सुनेंगे अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ले आए हैं दोस्तों, मान के चलिए, और आगे भी ऐसे एक से एक अच्छे प्रश्न लगभग एग्ज़ाम होते होते मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न अगला क्या है कि भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख किसने लिखा है। पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा है रांगे राघव, तीसरा है प्रकाश चंद्र गुप्त, चौथा है चंद्रबली सिंह, पांचवा है शिवदान सिंह चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। क्लियर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि आल्हा खंड किस काव्य ग्रंथ का अंश माना जाता है। ठीक है, ये भी जो है आदिकाल जो टॉपिक है हम लोग का हिंदी साहित्य के इतिहास का, उससे संबंधित यह प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह भी। तो पहला ऑप्शन है बीसल देव रासो, दूसरा है पृथ्वीराज रासो, तीसरा है हमीर रासो, चौथा है परमाल रासो और पांचवा है कुमार रासो। तो परमाल रासो जो है दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आल्हा खंड परमाल रासो ग्रंथ का अंश माना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यह एक प्रकार से वीर रस प्रधान काव्य है। क्लियर। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो है 2 प्रसिद्ध वीर आल्हा और उदल नामक जो है ये 2 वीरों की जो है लड़ाइयों का रोमांचकारी जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की किस कविता को सबसे ओजपूर्ण माना है। ठीक है, क्या है प्रश्न कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की किस कविता को सबसे ओजपूर्ण रचना माना है। पहला ऑप्शन है सरोज स्मृति, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा है कुकुरमुत्ता और चौथा है राम की शक्ति पूजा, पांचवा है महाराज शिवाजी का पत्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राम की शक्ति पूजा। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की कविता राम की शक्ति पूजा को सबसे ओजपूर्ण रचना माना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और राम की शक्ति जो पूजा ये है रचना, इसका प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा 1936 ईस्वी। क्लियर। अगला क्या प्रश्न है कि नई कहानी की त्रयी के रूप में ख्यात है। नई कहानी की त्रयी के रूप में ख्यात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है दोस्तों। ठीक है, तो नई कहानी के त्रयी के रूप में दोस्तों 3 ही लोग मशहूर हैं। ठीक है, अब इतने सारे नाम पढ़ के आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं बता दे रही हूँ। फणीश्वर नाथ तेरू नहीं है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, फिर अगला क्या है कि कलगी बाजरे की कविता में किसको शब्दों के जादू के समतुल्य कहा गया है। कलगी बाजरे की कविता में किसको शब्दों के जादू के समतुल्य
कहा गया है? पहला ऑप्शन है सूनेपन को, दूसरा है सृष्टि के विस्तार को, और तीसरा है रूप को, और चौथा है समर्पण को, और पांचवा है एकांत होने को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा समर्पण को। ठीक है, कलगी बाजरे कविता किसकी है? आप लोग को ये भी याद रखना है, यह जो है अज्ञे द्वारा रचित काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर से ली गई है। ठीक है, किसकी है ये कलगी बाजरे की? अज्ञे की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि परिवर्तन कविता में परिवर्तन के लिए किस रूपक का प्रयोग किया गया है? ठीक है, परिवर्तन कविता में परिवर्तन के लिए किस रूपक का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है तांडव नर्तन का, दूसरा है वासुकी का, और तीसरा है अंबर का, चौथा है इतिहास का, और पांचवा है मेघ का। तो परिवर्तन कविता में परिवर्तन के लिए वासुकी जो है रूपक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो दोस्तों परिवर्तन कविता है यह किसकी है? यह जो है कविता पंत जी की है। ठीक है, सुमित्रा नंदन जो है पंत की लंबी कविता मानी जाती है, जिसकी रचना इन्होंने कब की है? 1924 ईस्वी में। क्लियर, याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में पूर्व दीप्ति शैली का उपयोग किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह भी। ठीक है, पहला ऑप्शन है राग दरबारी, दूसरा है बाणभट्ट की आत्मकथा, और तीसरा है कर्मभूमि, चौथा है त्यागपत्र, पांचवा है काला जल। तो इसका जो है दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? त्यागपत्र सही हो जाएगा। त्यागपत्र उपन्यास में पूर्व दीप्ति शैली का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब त्यागपत्र जो है उपन्यास जो है दोस्तों किसका है? यह उपन्यास है जैनेंद्र का। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, यह उपन्यास किसका है? जैनेंद्र का है। इसमें जैसे कि अनमेल विवाह के दुष्परिणाम की कहानी दिखाई गई है। इसका प्रकाशन वर्ष है त्यागपत्र का 1937। क्लियर। अब अगला प्रश्न है कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना की प्रवृत्ति के पुरस्कर्ता कौन है? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है मिश्र बंधु, तीसरा है प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इनका पूरा नाम है, चौथा है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। ठीक है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना की प्रवृत्ति के पुरस्कर्ता हैं मिश्र बंधु। अब मैंने आप लोग को बताया था ना कि हिंदी नवरत्न में जो मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बढ़े की विहारी जो विवाद हुआ था, ठीक है, उसी में जो है प्रारंभ हुआ था। देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के जो है समकक्ष स्थान दिया गया था इसमें। तो आई होप जो है दोस्तों आप लोग को ये सब प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके छांट के प्रश्न आप लोग के लिए ले आई हूँ। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट कुछ लोग का ही आता है, मैं कितनी बार बोली हूँ आप लोग से, प्लीज़ एटलीस्ट कमेंट तो कीजिए। नहीं अच्छी क्लास लग रही है तो भी कमेंट कीजिए, तभी तो सुधार करूँगी। बट आपका कमेंट आएगा तभी तो जो है लगेगा कि हाँ आप लोग की उपस्थिति है। ठीक है, अब ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा ना दोस्तों। बाकी ठीक है, जो लोग करते हैं कमेंट लगातार बहुत अच्छी बात है, बट और भी लोग, आप लोग भी जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है, कुछ सुधार की जरूरत है, फिर कुछ गलती हो भी जाती है तो वो भी आप लोग बताया कीजिए कमेंट में। ठीक है, तो ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का साई प्रकाश चाहती थी। ठीक है, यह जो है गोदान जो उपन्यास है उसका कथन है। उपर्युक्त कथन किस पात्र के बारे में है? ठीक है, पहला ऑप्शन है जो है दुनिया, दूसरा है धनिया, और तीसरा है दुलारी, और चौथा है मालती, और पांचवा है सिलिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा झुनिया। ठीक है, बहुत ही अच्छा जो है दोस्तों प्रश्न है यह। और आप लोग एक काम कीजिएगा, गोदान जो पात्र है ना उसका जो है, गोदान के जितने भी पात्र हैं सब रट डालिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत है, जैसे कि मिस्टर खन्ना, मिस्टर खुर्शीद, ठीक है, भोला, हीरा, होरी राय साहब, पाल सिंह, प्रोफेसर मेहता, गोबर, ठीक है, दाता दीन, मालती, तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छे से पात्र भी जो है दोस्तों पूछा जाता है। बाकी तो जो कथन है वो इम्पोर्टेंट मैं आप लोग को जो है करवा दूँगी। ठीक है, जैसे ये सब गोदान उपन्यास हुआ, और जैसे
तमस है, ठीक है, भीष्म साहनी का, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब कि जान मान के चलिए इनसे मतलब कथन आना ही है। कुछ ऐसे उपन्यास है जिन्हें मतलब एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। तो गोदान तो सब बहुत अच्छा उपन्यास है, तो इससे तो ज़रूर ही पूछता है दोस्तों, मान के चलिए। तो ठीक है, आज आप लोग देख रहे भी रहे होंगे कि मैं कामायनी और गोदान से ज़्यादा उपर्युक्त जितने भी कथन करवाई हूँ सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से ये प्रश्न पढ़ दे रहे हैं कि वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का साई प्रकाश चाहती थी। ठीक है, गोदान में यह कथन जो है जुनिया के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों के परिचय संबंधी विवरण किसके ग्रंथ से लिए हैं? पहला ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, दूसरा है गारसा दत्तासी, तीसरा है मिश्र बंधु, चौथा है ग्रियर्सन और पांचवा है श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। क्लियर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक अनुवादक का उद्देश्य था कि उसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पूट न मिले? ठीक है, क्या है? हिंदवी छूट और किसी बोली का पूट न मिले। पहला है प्रेम सागर और दूसरा है नचिकेतोपाख्यान और तीसरा है रानी केतकी की कहानी और जो है चौथा क्या है दोस्तों? बैताल पचीसी, पांचवा है रामचरित्र। ठीक है, क्या प्रश्न है एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस कृति के लेखक अनुवादक का उद्देश्य था कि उसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पूट न मिले? ठीक है, यह जो है कथन रानी केतकी की कहानी। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी ऑप्शन सही हो जाएगा। और रानी केतकी की कहानी जो है किसकी रचना है? ये जो है इंशा अल्लाह खां। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। इंशा अल्लाह खां ये उर्दू के जो है कवि थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के निम्नलिखित नाटकों में से अनूदित नाटक कौन है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखने में तो लग रहा है कि हाँ सब पढ़ते हैं, बट इसमें क्या है ना, उनकी जो है नाटकों में जैसे मौलिक अनुदित है नाटक, अब उसमें जो है दोस्तों कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग क्या करिएगा, आज ही इस क्लास को पढ़ने के बाद एक साइड उनका अनुदित नाटक, एक साइड जो है मौलिक नाटक लिख के एकदम रट डालिए। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो पहला है ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है चंद्रावली और प्रेम योगिनी, दूसरा है कर्पूर मंजरी विद्या सुंदर, तीसरा है विद्या सुंदर और प्रेम योगिनी और चौथा है कर्पूर मंजरी प्रेम योगिनी और पांचवा है नील देवी चंद्रावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु के नाटकों में कर्पूर मंजरी तथा विद्या सुंदर जो नाटक है वो अनूदित है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है कि अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वररुचि, दूसरा है पिशेल और तीसरा है मुनिजिन विजय और चौथा है हेमचंद्र, पांचवा है हरमन याकोबी। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भी। इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? अपभ्रंश का पाणिनि पिशेल को कहा जाता है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पिशेल को अपभ्रंश का पाणिनि तथा हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना है। ठीक है, याद रखिएगा अपभ्रंश का पाणिनि, ये प्रश्न आपको जल्दी नहीं मिलेगा। फिर अगला है क्या? अगला है प्रश्न कि राम की शक्ति पूजा में राम को शक्ति की मौलिक कल्पना करने के लिए कौन कहते हैं? पहला ऑप्शन है विभीषण, दूसरा है हनुमान, तीसरा है सुग्रीव और चौथा क्या है? लक्ष्मण और पांचवा है जाम्बवान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाम्बवान। ठीक है, राम की शक्ति पूजा में राम की शक्ति को मौलिक कल्पना करने के लिए जाम्बवान कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों प्रश्न है सारे आज के। अगला प्रश्न है क्या कि भूल गलती कविता में किसको कैद करके लाया जाता है? भूल गलती कविता में किसको कैद करके लाया जाता है? पहले तो आप लोग ये जानिए कि भूल गलती कविता किसकी है। यह है जो है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रची गई कविता। ठीक है, पहला ऑप्शन है जो है शायर, दूसरा है सूफी, तीसरा है ईमान, चौथा है जिंदगी और पांचवा है शर्म। तो भूल गलती कविता में ईमान को कैद करके लाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर
बस आज की क्लास जो है दोस्तों यही समाप्त करते हैं। इतने प्रश्न जितने भी मैं आप लोग के लिए ले आई हूँ, आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, और अच्छी लगी होगी अच्छा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।